मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। आज का जो हमारा विषय है वह रहेगा व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह। देखो, विराम चिन्ह विराम के नाम से स्पष्ट है कि रुकावट। विराम जिसे कहीं कह देते हैं कि विराम, थोड़ा सा विराम लग गया तो विराम आ गया था। विराम का मतलब हो गया रुकावट, रुकावट या ठहरना। इस तरीके से इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो विराम क्या हो गया, रुकावट या ठहरना। अब ये विराम चिन्ह क्या होता है और विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, अब देखो दोस्तों, देखिए बच्चों कि क्या होता है इसमें कि एक विराम चिन्ह अगर हमने गलत लगा दिया तो कई बार वाक्य का अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाता है। अगर हमने थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी विराम चिन्ह लगाने में, वाक्य सही है, उत्तर सही है हमारा, लेकिन उसमें विराम चिन्ह हमने एक कदम एक शब्द आगे, इस प्रकार हमने यह गलत विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो हमारा वाक्य गलत माना जाएगा। कैसे? जैसे मान लो हम देखते रोको मत पढ़ने दो, रोको मत पढ़ने दो, दो शब्द के बाद में हमने विराम चिन्ह लगाया। अगर इसको हम यहां लगा दे रोको मत पढ़ने दो, अब आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक में बोल रहे हैं रोको मत पढ़ने दो, कि पढ़ने दो, उसको रोकना नहीं है। दूसरे में कह रहे हैं रोको मत पढ़ने दो, पढ़ने से रोको उसको। तो वाक्य तो वही है, शब्द वही है, अंतर किसका हुआ? अंतर हुआ विराम चिन्ह का। तो विराम चिन्ह होता क्या है? अब इस विराम चिन्ह को हम समझे उसके पूर्व में पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि अपने बताया कि रुकावट या ठहरना, अपने स्पष्ट किया रुकावट या ठहरना। तो वाक्य में अगर कहीं पर कुछ ठहरने के लिए जिन संकेत चिन्हों का, वाक्य में विराम के लिए या ठहरने के लिए, रुकावट के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य में, लिख देता हूं मैं, किसी भी वाक्य में ठहराव या रुकने के लिए प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य में ठहराव या रुकने के लिए प्रयुक्त जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो रही परिभाषा की बात, लेकिन हमको प्रयोग करना है इसका वाक्य। हमारे परीक्षाओं में वाक्य दिया जाता है, वाक्य देने के बाद पूछा जाता है कि इस वाक्य, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध विराम चिन्ह की दृष्टि से, या फिर कई बार एक वाक्य लिख दिया जाता है कि इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। इस तरीके से या तो पूछ ले जाइए कि वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए, या फिर वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो हमको उन विराम चिन्हों की पहचान करनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख विराम चिन्ह लिखे हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अल्प विराम। अल्प विराम नाम से पता है, स्पष्ट हो रहा है, अल्प विराम का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अल्प विराम, अल्प थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना। तो थोड़ा रुकने से मतलब कि जिस वाक्य में थोड़े ही रुकने का आभास हो,
जिस वाक्य में थोड़े ही रुकने का आभास हो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग, थोड़ा या कम, जहां पर रुकने की स्थिति स्पष्ट हो तो थोड़ा या कम, थोड़ा या कम रुकने का आभास हो, आभास हो, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम। तो देखो इनकी परिभाषाओं या उससे अच्छा हम उदाहरणों से समझे इसको। कैसे? कि जैसे राम, मोहन और सोहन भी जाएगा। क्या वाक्य हुआ? राम, मोहन और सोहन भी जाएंगे, बहुवचन का। तो राम, मोहन और सोहन भी जाएंगे, तो अब विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया मैंने। और हमको पता है कि एक ही थोड़ा ही रुकने का आभास हो रहा है, राम, मोहन और सोहन, या तो और का प्रयोग कर ही दिया। यहां पर अब ऐसी स्थिति में हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि, तो भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया गया। थोड़े ही रुकने का आभास हो रहा है ना, इसलिए यहां पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, इस प्रकार का अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो क्या पता लगा कि जिस वाक्य में थोड़ा ही रुकने का आभास हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं अर्धविराम। थोड़े से थोड़ा ज्यादा, थोड़े से कुछ ज्यादा रुकने का आभास हो, थोड़े से कुछ ज्यादा है। थोड़े से कुछ ज्यादा क्या होता है? हमने देखा यहां पर अभी उदाहरण लिया कि राम, मोहन और सोहन जाएंगे, ये इसमें लगाया हमने अल्प विराम। ठीक है। अब मान लो इस तरीके का वाक्य क्या गया? राम गया, मोहन गया और सोहन भी जाएगा, और सोहन भी जाएगा। तो राम, मोहन और सोहन जाएंगे, इसमें जितना रुकने का आभास हो रहा है उससे ज्यादा इसके अंतर्गत आभास हो रहा है। अर्धविराम और कहां लगाते हैं? एक और बताता हूं कि कई बार योग्यता लिखते हैं एमए और इसके बाद में एमए बीएड। जब योग्यताओं का वर्णन करेंगे तो वहां भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से यह अर्धविराम का प्रयोग हो गया। अब एक उदाहरण और देखते हैं अपन। भगत सिंह नहीं रहे, अर्धविराम, वे अमर हो गए, यह हम अर्धविराम। इस प्रकार की स्थिति जब हम देखते हैं कि वाक्य में थोड़े से कुछ ज्यादा रुकने का आभास हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको अर्धविराम का प्रयोग करना है। अर्धविराम और बता देता हूं चिन्ह, ये ऊपर बिंदी और इसके नीचे अल्पविराम का चिन्ह, ये होता है अर्धविराम का चिन्ह। इसका प्रयोग हमको इस प्रकार करना है, इस प्रकार के वाक्यों में करना है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा वाक्य आता है, तीसरा विराम चिन्ह आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नाम से स्पष्ट है कि विराम पूर्ण रूप से विराम लग जाए।
पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं। अंग्रेजी में फुल स्टॉप का चिन्ह ये होता है, लेकिन अपने पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार का लगाएंगे। तो पूर्ण विराम लग जाए वाक्य में, और ये किसी भी वाक्य में जब वाक्य पूर्ण हो जाए, जब वाक्य पूर्ण हो जाए तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य जब पूर्ण हो जाए, वाक्य पूर्ण कैसे, हमने कुछ भी उदाहरण लिखा, राम मोहन और सोहन जाते हैं। यहां पर एक चीज और है कि अगर विराम चिन्ह में ये नहीं है कि पूर्ण विराम लगा दिया तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगेगा, चिन्ह तो लगेगा, और अगर लग रहे हो कहीं पर तो लगाने पड़ेंगे। और वाक्य जब पूर्ण हो जाए तो हमको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। जैसे राम मोहन और सोहन जाते हैं, वाक्य पूर्ण, तो यहां पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया, पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। किसी भी प्रकार का वाक्य हम लिखेंगे तो अंत में उसको पूर्ण करते समय पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वह जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वाक्य पूरा, पूर्ण विराम। हम सब खेलते हैं, वाक्य पूरा, पूर्ण विराम। इस प्रकार ये पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 3 विराम चिन्ह हम देख लिए, अल्प विराम, थोड़ा सा रुकने का आभास हो, अर्ध विराम, थोड़े से कुछ ज्यादा, और पूर्ण विराम में पूर्ण रूप से वाक्य पूर्ण हो जाए तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन चौथा चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। तो चतुर्थ चिन्ह वो हमको यहां पर वो आता है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक। इस चिन्ह का हम प्रयोग खूब करते हैं, ऐसा नहीं सभी चिन्हों का हम प्रयोग खूब करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कईयों को तो ये स्थिति रहती है कि विराम चिन्ह का प्रयोग भी कर लेते हैं लेकिन उनको नाम का पता नहीं रहता कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो विराम चिन्ह का नाम हमको पता होना चाहिए। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक अगर जिसमें किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो, आप कहां रहते हो, प्रश्न का बोध हो प्रश्न में, जैसे उदाहरण बन गया, आप कहां रहते हो, तो कहां यह प्रश्न सूचक शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया, प्रश्न सूचक शब्द। तो आप कहां रहते हो, कहां प्रश्न सूचक शब्द आ गया, तो यहां पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ध्यान रखना, प्रश्न सूचक शब्द हो तभी हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तुम कब पढ़ोगे, अब परीक्षा में कई बार क्या होता है, तुम कब पढ़ोगे, इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है, गलत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे पूर्ण विराम लगा दिया, तो फिर पूछा जाता है इसमें क्या गलती है। तो हमको क्या करना है, ये वाक्य पुनः जब लिखेंगे, तुम कब पढ़ोगे और प्रश्नवाचक, बस सही हो गया वाक्य। हमको तो केवल ये विराम चिन्ह का प्रयोग करना था, ये गलत चिन्ह लगा रखा, सही चिन्ह का प्रयोग किया, वाक्य सही हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया प्रश्न सूचक शब्द, जहां पर किसी प्रश्न का बोध हो। तो ये आप चाहो तो साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए उदाहरणों का। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह बोल लो या विस्मय आदि बोधक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विस्मय में क्या होता है, जहां पर हर्ष, द्वेष, घृणा, संबोधन इत्यादि का भाव प्रकट हो। जहां पर हर्ष, द्वेष, घृणा, संबोधन इत्यादि का भाव प्रकट हो, वहां पर हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय आदि चिन्ह इस प्रकार, तो कैसे, जैसे
हाय, ये क्या हो गया। हाय आश्चर्य हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग कर ही दिया, यहां तो हमने विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग कर दिया। लेकिन एक चीज यहां पर कई बार क्या होता है, एक वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां आ जाती है, दो विराम चिन्हों की गलती आ जाती है। एक लगा देते हैं, हम सोच लेते हैं हो गया काम। कैसे हो गया काम, हमको पूरा देखना पड़ेगा, उसको पूरा समझना पड़ेगा, वाक्य में कहीं और दूसरी तो गलती नहीं है। यहां पर मान लो पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसको भी सही करना है, क्योंकि क्या क्या शब्द आया, क्या का मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह भी यहां पर लगाना होगा। तो ये हाय, ये क्या हो गया, अरे तुम कहां चल दिए, ओ उफ, इस तरह के शब्द आते हैं ना, यहां पर हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। किस चिन्ह का, यहां पर हमने विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग कर दिया, जहां पर क्या हर्ष द्वेष घृणा संबोधन इत्यादि का भाव प्रकट हो, वहां पर हमको विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, अब अगला आता है योजक चिन्ह। छठे नंबर पे क्या है, योजक चिन्ह। योजक शब्द से पता है जोड़ना, योजक का अर्थ होता है जोड़ना, जहां पर दो या दो से अधिक या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाए, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे वह रात दिन मेहनत करता है, वह रात दिन मेहनत करता है, तो दिन रात रात दिन जो भी है जोड़ दिए। इस प्रकार का जो चिन्ह है वो होता है, जैसे हम लगाते हैं माता पिता, सुना होगा ना द्वंद्व समास में, कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आ जाता है, तो योजक चिन्ह और शब्द का लोप हो जाता है, तो वो योजक चिन्ह यही है, माता पिता गुरु शिष्य, इस तरीके के शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक नाम से स्पष्ट है, निर्देश करना, निर्देश करना। यहां पर देखो कई बार एकांकी में देखा होगा आपने, एकांकी जहां पर निर्देशित किया जाए, एकांकी में देखा होगा नाम लिखे रहते हैं, राम मोहन, राम मोहन, इस तरह के शब्द लिखे रहते हैं। और राम ने कहा, राम आप का नाम क्या है, मोहन जवाब दे रहा है मेरा नाम मोहन है। ठीक है, राम कहता है आप क्या करते हो, मोहन जवाब दे रहा है मैं पढ़ाई करता हूं। इस तरीके के शब्द हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई कहता है, लिखता है, पढ़ना, इस प्रकार की क्रिया ने, इसके बाद में जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वाक्य में, जैसे राम ने कहा तो निर्देश का प्रयोग होता है, राम ने कहा, तो राम ने कहा निर्देश, राम ने लिखा तो भी निर्देश चिन्ह, राम ने पढ़ा तो निर्देश चिन्ह, आगे जो भी कुछ कहा, जैसे राम ने कहा मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो निर्देश चिन्ह, राम ने लिखा कि सदा सत्य की विजय होती है तो निर्देश चिन्ह। तो इस प्रकार के वाक्यों में निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह भी हमारे आगे होगा प्रयोग। चिन्ह एक जैसे हैं, योजक और निर्देशक
लगते एक जैसे हैं, लेकिन प्रयोग में, नाम में हम उसको अंतर ध्यान रखेंगे। इसको तो जोड़ने के लिए, योजक चिन्ह का प्रयोग तो जोड़ने के लिए किया जाता है, यहां पर निर्देश करने के लिए किया जाता है। आगे कोई बात समझ में? अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। अगला आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी ने कोई बात कही और उसी रूप में उसको लिखना है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम? उद्धरण चिन्ह का। जैसे राम ने कहा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। राम ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हमको ध्यान रखना, यहां पर हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। राम ने कहा, जैसे कहा वैसे ही उसने लिख दिया, वैसे ही उसने बता दिया, तो ये उद्धरण चिन्ह, यह उद्धरण चिन्ह में आएगा। अब इसका विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम लिखा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा पूर्ण विराम, इसके बाद में उद्धरण चिन्ह को बंद करना है। ऐसा नहीं पहले उद्धरण चिन्ह लगा दिया बाद में पूर्ण विराम लगा दिया। उद्धरण चिन्ह के पहले वो वाक्य उसने जैसे कहा था वैसे बोल दिया। अगर मैं बोलता, राम ने कहा कि मोहन आज विद्यालय, जैसे कोई बताया कि राम ने कहा कि वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो राम ने कहा कि वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो फिर वो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उसने जैसे कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, जैसा कहा वैसे लिख दिया, तो ये कौन सा हो गया? उद्धरण चिन्ह। यह उद्धरण चिन्ह में दो तो इस प्रकार और दो इस प्रकार, इसके बीच में हमको बंद करना है इसको, किसी के द्वारा कहे गए कथन को कि ला और कोई महापुरुष के कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उद्धरण चिन्ह में बंद। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई बात होती है, परीक्षा में पूछ लेते हैं उसके कथन, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, परीक्षा में पूछते हैं और उसी के कथन को अगर वो बात बताए कि इस स्मारक के बारे में उसने क्या कहा, तो उसको वैसे की वैसे लिखना पड़ता है। अगर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो अपनी भाषा में लिखना अलग बात है, और उसी की भाषा को वैसे की वैसे लिखना जैसे कहा है, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा के नाम से जानते हैं, तो वह इसमें प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए, विवरण चिन्ह। विवरण नाम से पता है किसी भी शब्द का विवरण देना हो, विस्तार से विवरण देना हो, तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग रहता है। जैसे हमने देखा कि देश की एकता में बाधक तत्व, देश की एकता में बाधक तत्व, ये हमारा शीर्षक है। अब इसमें हम एक एक का विवरण लिखते जाएंगे। सांप्रदायिकता, अब इसका विवरण, सांप्रदायिकता क्या होती है, क्या होता, कैसे बनती है, इसकी परिभाषा क्या हो, सारा विवरण लिखेंगे हम इसका। जातिवाद, तो जातिवाद, यहां विवरण का मतलब होता है ये दो विषय की तरह लगाया और उसके बाद में ये लगाया, ये चिन्ह होता है। तो जातिवाद के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार इसको निर्देश चिन्ह लगा देते हैं, निर्देश नहीं कर रहे हम जातिवाद के बारे में, हम इसका विवरण लिख रहे हैं, इसलिए ये चिन्ह लगेगा।
ये चिन्ह इधर लगेगा, इधर इधर की जगह अगर इधर लगा दी विसर्ग तो गलत रहेगा, हमेशा पीछे ही रहेगा। तो ये इस प्रकार का विवरण अगर देना है तो कौन से चिन्ह का करेंगे प्रयोग? विवरण चिन्ह का। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का। अब देखिए कोष्टक, कोष्टक में कई बार होता है कि वाक्य का अंग होते हुए भी, कई शब्द ऐसे होते हैं वाक्य का अंग होते हुए भी हम वाक्य में प्रयोग उसको स्थान नहीं देते, तो फिर भी उसको बताने के लिए, वाक्य की पूर्णता के लिए हम उसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहां पर लिखा वचन दो प्रकार, एक वचन बहुवचन के होते हैं। यहां पर हमने देखा वाक्य के दो प्रकार, वाक्य वचन दो प्रकार के होते हैं। बोलेंगे यही, कोष्टक वाली बात को हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो वाक्य का अंग जरूर है कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन। ये हमने समझाने के लिए लिख दिया। किसी बात को समझाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में कोष्टक में लिख देते हैं। तो यहां पर इस प्रकार का चिन्ह कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। कई बार एकांकी में देखा होगा, एकांकी में कोष्टक का विशेष प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे एकांकी में लिख रहा है राम आवेश में, आवेश में तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम मेरा क्या कर लोगे? आवेश। अब ये एकांकी में आया ना, आवेश में, तीव्रता से, रोते हुए, चलते हुए। मोहन ने ब्रैकेट में रोते हुए, ब्रैकेट में फिर कहा कुछ, जो कथन कहा उसको लिख देते। तो ये रोते हुए, कहते हुए, पढ़ते हुए, जाते हुए, इस प्रकार के शब्द एकांकी में जो प्रयोग करते हैं ब्रैकेट में, उस जगह भी हम कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, जिनको हम प्रकट करना चाहते हैं लेकिन वो वाक्य में स्थान अंग है, लेकिन वाक्य में उसको इस प्रकार कोष्टक के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। तो ये कोष्टक चिन्ह हो गए। अब देखिए, अब आता है त्रुटिपूर्वक। त्रुटिपूरक, तो त्रुटिपूरक में क्या होता है कि त्रुटिपूरक में कोई शब्द भूलवश, भूलवश या त्रुटि से कोई शब्द छूट जाए, छूट जाए, भूलवश या त्रुटि से कोई शब्द छूट जाए वाक्य लिखते समय, तो हम क्या करेंगे? अंश पद, इसको विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं, इसको एक नाम हम विस्मरण चिन्ह भी दे सकते हैं। विस्मरण, भूलना। कैसे? जैसे मोहन ने आज नहीं पढ़ी। अब हमको लगा कि अरे पुस्तक लिखना तो भूल ही गया, तो क्या करेंगे? हम इस विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यहां पर पुस्तक लिख देंगे। भूल गए ना, तो भूलते समय उस शब्द को लिखना हो तो पुस्तक शब्द लिख करके या विस्मरण चिन्ह लगा करके ऊपर पुस्तक लिख देंगे। अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि त्रुटि से ऊपर स्थान नहीं मिला, नीचे लिखना है, तो इसको इधर घुमा दो, नीचे लिख दो। यहां पर इसको यो घुमाया, नीचे लिख दो पुस्तक, पुस्तक हो गया। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो कहलाते हैं विस्मरण चिन्ह, जिसको अंश पद और त्रुटि पूरक शब्द भी, त्रुटि पूरक विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं उस जगह। तो त्रुटि पूरक अर्थात कोई गलती से कोई वाक्य में कोई शब्द रह जाए हमसे, हम वाक्य तो सही लिख रहे हैं लेकिन कोई शब्द छूट गया हमसे, तो छूट गया तो हम उसको त्रुटि पूरक चिन्ह के माध्यम से पुनः लिख देते हैं। जैसे हमें हमेशा चाहिए, अब हमको लिखा कि वाक्य लिख दिया लेकिन वो तो लिखा ही नहीं,
पढ़ना चाहिए, तो फिर हम यहाँ ये विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और पढ़ना चाहिए, इस प्रकार हम लिख देंगे। ये हो गया विराम चिन्ह के अंतर्गत विस्मरण चिन्ह। अब संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह, इसके बारे में देखते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। संक्षेप या लाघव चिन्ह, संक्षेप में क्या होता है, किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में लिखना। संक्षिप्त में कैसे, जैसे हम प्रयोग खूब करते हैं शब्द का, हम कई बार कर देते हैं डॉक्टर शब्द पूरा नहीं लिखा, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। सवाई माधोपुर पूरा नहीं लिख करके हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। कई बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस प्रकार लिख देते हैं हम। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, लाघव चिन्ह का प्रयोग कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के प्रसिद्ध पद, हस्ती, स्थान, उनके लिए ही लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अन्य इसे सामान्य नहीं। हम किसी के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते, कोई पहचान ही नहीं उसको, हमने तो लिख दिया रात और हम लिख दिया रात, दिन, ये दिन, ये लाघव चिन्ह का प्रयोग गलत है। क्या समझेंगे इसको, कौन समझेगा लाघव चिन्ह के माध्यम से रात लिखा उसने। ये होता है कुछ प्रसिद्ध हस्तियां, प्रसिद्ध चिन्ह, जैसे डॉक्टर लिखा हमने तो सब जानते हैं डॉक्टर ही है, समझ जाएंगे। सवाई माधोपुर लिखा तो सवाई माधोपुर लिख दिया, विद्यालय का नाम लिख दिया तो भी समझ गए। तो कुछ जो प्रसिद्ध है उनके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंत में देखते हैं अपन लोभ सूचक चिन्ह। लोभ सूचक चिन्ह नाम में क्या स्पष्ट हो रहा है, लोभ हो रहा। कई बार कहते हैं कि वाक्य बोल रहे हैं कि कुछ कहते कहते अचानक रुक जाना, कुछ कहते कहते वाक्य, या फिर हम देखें कि जब कभी किसी वाक्य को पूर्ण न करके, किसी वाक्य को पूर्ण न लिखकर लोभ सूचक चिन्ह से समझा दिया जाता है। कैसे, यहां पर लिखा तुम यह कार्य कर लो वरना, और ठीक है, यह कार्य कर लो वरना, और लोभ सूचक चिन्ह से माध्यम से समझा दिया कि मतलब कुछ कहना चाहता है लेकिन उसने लोभ सूचक समझा दिया, लोभ सूचक चिन्ह के माध्यम से, और सामने वाला समझ भी जाएगा उसको कि लोभ सूचक चिन्ह क्यों लगाया। तो तुम ये कार्य कर लो वरना, मैं, अगर तुमने ये मेरी बात नहीं सुनी तो लोभ सूचक चिन्ह, अगर मैं समय पर आ जाता तो फिर लोभ सूचक चिन्ह। इसका मतलब वाक्य को पूर्ण न करके उसमें लोभ सूचक चिन्ह के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यह भी प्रयोग अधिकतर एकांकी में या नाटक जो लिखे जाते हैं उनमें ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे हुए विराम चिन्ह, जो प्रमुख विराम चिन्ह है उनका हमने अध्ययन किया। अब इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं, चाहे व्याकरण के पढ़ रहे हो या पाठ्य पुस्तक के पढ़ रहे हो, जो भी बिंदु पढ़ रहे हैं हम, उन बिंदुओं को पढ़ने के पश्चात जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसके अंतर्गत नीचे मैं कुछ प्रश्न उसमें लिखता हूं, उन प्रश्नों को आप अवश्य हल कीजिए, उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका अभ्यास बना रहे और अपने आप का परीक्षण भी आप स्वयं कर सके। तो वो परीक्षण भी आपको अवश्य करना है। दूसरी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, क्योंकि अभी मुझे बहुत से वीडियो, बहुत से बिंदु ऐसे बच रहे हैं जिन पर मुझे वीडियो बनाना है। इसलिए जुड़े रहिए, अगले वीडियो में
आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।